नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विधान एसकेएस में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम हमेशा हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सटीक टॉपिक्स लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज हम हिंदी साहित्य की एक बेहद महत्वपूर्ण कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हिमाद्री तुंग श्रृंग से और भारतवर्ष कविता लेकर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके सिलेबस के अनुसार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो हिमाद्री तुंग श्रृंग से और भारतवर्ष की जो कविता है, उस कविता में पूछे जाने वाले बीट टू बीट पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरी तरह से कवर करेंगे, जो आपकी ओस्टेट, सीबीटी और उड़ीसा हिंदी टीचर की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी हिंदी विधान एसकेएस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिंदी साहित्य और व्याकरण से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता को। चलिए शुरुआत करते हैं जयशंकर प्रसाद की कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग से, जो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। कविता इस प्रकार का है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकिन दिव्य दाहासी, सपुत मातृभूमि के रुको न सुर साहसी। अराति सन्न सिंधु में सुवाडाब अग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। इस महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हिमाद्री तुंग श्रृंग से जो प्रयाण गीत वीररस की एक कालजयी कविता है। नाटक चंद्रगुप्त में यह गीत अलका और शहरण के माध्यम से देश के वीरों को मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए गाया गया है। इसका पहला जो पंक्ति है, उस पहला पंक्ति है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध सुत भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो कुछ कठिनदायक शब्दार्थ है। जो हिमाद्री का मतलब है हिमालय, तुंग का मतलब है ऊंची, श्रृंग का मतलब है चोटी, प्रबुद्ध यानी जागी हुई ज्ञान से युक्त, भारती का मतलब माता सरस्वती या भारत माता, स्वयं प्रभा यानी अपने ही प्रकाश से चमकने वाली, समुज्ज्वला अत्यंत चमकीली और पवित्र। तो जयशंकर प्रसाद कवि जो यहाँ पे कहते हैं कि हिमालय की ऊंची और बर्फीली चोटियों से ज्ञान से उत्प्रोत और परम पवित्र भारत माता साक्षात प्रकट हो रही है। वह अपने ही दिव्य देश के वीरों को पुकार रही है। वे कह रही है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का समय आ गया है और अब तुम्हें उठना ही होगा। इस पंक्ति के माध्यम से जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हिमाद्री और तुंग शब्दों के क्रमशः क्या अर्थ है? ऑप्शन है बर्फ और पर्वत, हिमालय और ऊंची, पर्वत और चोटी, नदी और समुद्र। तो इसका सही आंसर है हिमालय और ऊंची। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्वतंत्रता के रूप में कौन पुकार रही है? ऑप्शन है अलका, सेनापति की पत्नी, भारत माता यानी भारती, या रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही आंसर है भारत माता। नेक्स्ट प्रश्न, भारत माता कहाँ से प्रकट हो रही है? ऑप्शन है गंगा की लहरों से, हिमालय की ऊंची और बर्फीली चोटियों से, समुद्र के बीच से, युद्ध के मैदान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, हिमालय की ऊंची और बर्फीली चोटियों से। नेक्स्ट प्रश्न है,
स्वयं प्रभा और समुज्ज्वला विशेषण किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? ऑप्शन है स्वतंत्रता और भारत माता के लिए, सैनिकों के अस्त्र शस्त्र के लिए, हिमालय की बर्फ के लिए या सूर्य की किरणों के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, स्वतंत्रता और भारत माता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबुद्ध शब्द का सही अर्थ व्याख्या के अनुसार क्या है? ऑप्शन है सोया हुआ, डरा हुआ, जागी हुई या ज्ञान से युक्त या क्रोधित। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग, जागी हुई या ज्ञान से युक्त। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत माता वीरों को पुकार कर क्या संदेश दे रही है? ऑप्शन है विश्राम करने का, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने और उठाने का, संधि करने का या चुप रहने का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने और उठने का। द्वितीय जो पंक्ति है, द्वितीय जो पद है, उस पर पद है, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें जो कठिनदायक शब्द है अमर्त्य, अमर्त्य का मतलब जो अमर हो यानी देवताओं के समान, दृढ़ प्रतिज्ञा यानी पक्के संकल्प वाले, प्रशस्त का मतलब है साफ फैला हुआ यानी उत्कृष्ट भी बोला जाता है, पुण्यपंथ यानी पवित्र रास्ता। तो कवि यहाँ पे बता रहे हैं भारत माता अपने सैनिकों और युवाओं को याद दिलाती है कि तुम उन वीरों की संतान हो जो इतिहास में अमर हो चुके हैं। तुम देवताओं के पुत्र हो, इसलिए कायरता तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। अपने मन में देश को आज़ाद कराने का दृढ़ संकल्प ले लो। देश की रक्षा और स्वतंत्रता का यह मार्ग अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। इस नेक रास्ते पर बिना किसी हिचकिचाहट के निरंतर आगे बढ़ते रहो। यहाँ पे कुछ प्रश्न हम लिए हैं। प्रश्न इस प्रकार का है, अमर्त्य शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है जो मर चुका हो, जो अमर हो, जो डरा हुआ हो, जो बहुत शक्तिशाली हो। तो इसका सही आंसर है जो अमर हो यानी देवताओं के समान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत माता के अनुसार वीरों के स्वभाव में क्या नहीं है? ऑप्शन है साहस, क्रोध, कायरता या दया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ग, कायरता। नेक्स्ट प्रश्न है, दृढ़ प्रतिज्ञा होकर वीरों को मन में क्या निश्चय करने को कहा गया है? ऑप्शन है युद्ध से पीछे हटने का, देश को आज़ाद करने का दृढ़ संकल्प लेने का, धन कमाने का या विश्राम करने का। तो इसका सही आंसर है देश को आज़ाद करने का दृढ़ संकल्प लेने का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशस्त पुण्य पंथ का क्या अर्थ है? ऑप्शन है संकरा और कठिन रास्ता, उत्कृष्ट पवित्र और कल्याणकारी मार्ग, पाप से भरा रास्ता, जंगल का रास्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, उत्कृष्ट पवित्र और कल्याणकारी मार्ग। नेक्स्ट है, कविता की इन पंक्तियों में वीरों को क्या प्रेरणा दी जा रही है? ऑप्शन है बिना किसी हिचकिचाहट से निरंतर आगे बढ़ते रहने की, रुक कर सोचने की, पीछे लौट जाने की या शत्रुओं से समझौता करने की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, बिना किसी हिचकिचाहट के निरंतर आगे बढ़ते रहने की। तृतीय जो पद है, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकिन दिव्य दहासी, सपुत मात्र भूमि के रुको न सुर साहसी। तो यहाँ पे जो असंख्य शब्द है उसका अर्थ है अनगिनत। कीर्ति रश्मियाँ का मतलब है यश की किरणें, विकिरण का मतलब है फैली हुई, दिव्य दाह का मतलब है अलौकिक यानी अग्नि, अलौकिक अग्नि यानी तेज भी बोला जाता है। सपुत का मतलब है सुपुत्र, सुर का मतलब है पराक्रमी। तो कवि यहाँ पे वर्णित कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों और वीरों की यश और कीर्ति की अनगिनत किरणें चारों तरफ एक दिव्य अग्नि की तरह फैली हुई हैं जो दुश्मनों को भस्म कर सकती है। हे मातृभूमि के बच्चे, सच्चे सपूतों, तुम अत्यंत साहसी और पराक्रमी हो। इस गौरवशाली इतिहास को याद रखो और जब तक लक्ष्य यानी स्वतंत्रता प्राप्त न हो जाए तब तक कदम मत रोको, बस आगे बढ़ते जाओ। इस पंक्ति के अनुसार कुछ मतलब प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को समझते हैं, याद करते हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। प्रश्न है, कीर्ति रश्मियाँ शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सूर्य की किरणें, यश की किरणें, तलवार की धार, दीपक का प्रकाश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, यश की किरणें।
नेक्स्ट प्रश्न है, चारों तरफ फैली हुई पूर्वजों के यश की किरणें किसके समान दिखाई देती है? ऑप्शन है शीतल चांदनी के समान, दिव्य अग्नि या अलौकिक तेज के समान, घने बादलों के समान, बहती नदी के समान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, दिव्य अग्नि या अलौकिक तेज के समान। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याख्या के अनुसार दिव्य अग्नि जैसी फैली किरणें किस काम में सक्षम है? ऑप्शन है प्रकाश फैलाने में, दुश्मनों को भस्म करने में, रास्ता दिखाने में, गर्मी देने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, दुश्मनों को भस्म करने में। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने मातृभूमि के सपूतों को किन विशेषणों से संबोधित किया है? ऑप्शन है शांत और गंभीर, शूर और साहसी, डरे और सहमे हुए, चतुर और कपटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, शूर और साहसी। नेक्स्ट है, वीरों को कब तक अपने कदम न रोकने की प्रेरणा दी गई है? ऑप्शन है जब तक रात न हो जाए, जब तक लक्ष्य यानी स्वतंत्रता प्राप्त न हो जाए, जब तक सेनापति न कहे, जब तक वे थक न जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। चतुर्थ जो पद था वो है, अराति सन्ना सिंधु में सुवाडवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अराति का मतलब है शत्रु, सन्य सिंधु यानी सेना रूपी समुद्र, सुवाडवाग्नि का मतलब है समुद्र के भीतर लगने वाली भयानक आग, प्रवीर का मतलब है श्रेष्ठ वीर। तो कवि का कहना है कि दुश्मनों की सेना एक विशाल समुद्र की तरह उमड़कर सामने खड़ी है, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें उस समुद्र रूपी शत्रु सेना के बीच बड़वाग्नि यानी समुद्र को सुखा देने वाली आग बनकर जलना है और उनके अहंकार व शक्ति को नष्ट कर देना है। तुम सब सर्वश्रेष्ठ और कुशल योद्धा हो, वीरतापूर्वक लड़ो और विजय प्राप्त करो, आगे बढ़ो और देश को विजयी बनाओ। यहाँ पे भी हम कुछ प्रश्न लिए हैं, उसको देखते हैं और याद करते हैं। प्रश्न है, अराति और प्रवीर शब्दों के क्रमशः क्या अर्थ है? ऑप्शन है मित्र और साधारण सैनिक, शत्रु और श्रेष्ठ वीर, समुद्र और आग, राजा और प्रजा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, शत्रु और श्रेष्ठ वीर। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने दुश्मनों की सेना की तुलना किससे की है? ऑप्शन है जलते हुए जंगल से, एक विशाल समुद्र से, ऊंचे पर्वत से, भयंकर तूफान से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, एक विशाल समुद्र से। नेक्स्ट है, सुवाडवाग्नि का वास्तविक अर्थ क्या है? ऑप्शन है जंगल में लगने वाली आग, समुद्र के भीतर लगने वाली भयानक आग, घर में लगने वाली आग, यज्ञ की पवित्र अग्नि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, समुद्र के भीतर लगने वाली भयानक आग। नेक्स्ट है, व्याख्या के अनुसार वीरों को शत्रु सेना के बीच क्या बनकर जलने को कहा गया है? ऑप्शन है दीपक बनकर, बड़वाग्नि यानी समुद्र को सुखा देने वाली आग बनकर, सूरज बनकर या क्रूर योद्धा बनकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, बड़वाग्नि बनकर। इस पद में वीरों को क्या बनने और क्या प्राप्त करने का संदेश दिया गया है? ऑप्शन है शांत रहने और पीछे हटने का, सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनकर विजय प्राप्त करने का, या समझौता करके संधि करने का, या डर का छिप जाने का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनकर विजय प्राप्त करने का। जयशंकर प्रसाद की दूसरा जो कविता है वो है भारतवर्ष। भारतवर्ष की कविता को भी पहले कविता पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद कुछ व्याख्या है, व्याख्या के बाद कुछ प्रश्न भी हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। कविता है, जगा जो सबसे पहले व्योम, उसी में फैला नभ आलोक, सभ्यता का प्रथम उन्मेष, कहाँ वह भारतवर्ष विशेष, जहाँ था आदि ज्योति का वास, विश्व का बना जो विश्वास, जहाँ से फैला धर्म प्रकाश, अमर वह भारतवर्ष विशेष, जहाँ की पावन गंगा धार, बहाती अविरल रस की धार, जहाँ ऋषि करते थे तप दान, जहाँ गूंजे वेदों के गान, मुकुट जिसका पावन हिमवान, सिंधु करता जिसका पत्राण,
सदा जो रहा जगत का प्राण, अमर वह भारत वर्ष विशेष। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित भारतवर्ष, जिसे अक्सर उनके प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त के गीत हिमाद्री, तुंग श्रृंग से या अरुण, यह मधुमेह देश हमारा के साथ साथ उनकी स्वतंत्र राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताओं के रूप में देखा जाता है। भारत के गौरव, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का एक जीवन दस्तावेज है ये कविता। पहला जो पंक्ति था, जगह जो सबसे पहले व्योम, उसी में फैला नवालोक, सभ्यता का प्रथम उन्मेष, कहाँ हुआ भारतवर्ष विशेष। इस पंक्तियों में कवि ने भारत को ज्ञान और सभ्यता का आदि स्रोत बताते हुए इसकी प्राचीनता का गौरव गान किया है। तो कवि कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जिस आकाश में ज्ञान और चेतना का सूर्य सबसे पहले उदित हुआ, वह भारत का ही आकाश था। इसी पुण्यभूमि पर सबसे पहले नया प्रकाश फैला। संसार में जब चारों ओर अज्ञान का अंधकार था, तब मानवता और सभ्यता का पहला उदय इसी विशेष देश में हुआ था, जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं। इस पंक्ति के आधार पर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले कहाँ का आकाश जागा? ऑप्शन है संपूर्ण विश्व का, भारतवर्ष का, पश्चिम के देशों का, या किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर है भारतवर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न है, नवा आलोक शब्द से कवि का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है सुबह का सूरज, बिजली का प्रकाश, ज्ञान और चेतना का नया प्रकाश, भौतिक चमक दमक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, ज्ञान और चेतना का नया प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न, जब पूरे संसार में अज्ञान का अंधकार था, तब मानवता और सभ्यता का पहला उदय कहाँ हुआ था? ऑप्शन है यूनान में, मिस्र में, रोम में, या भारतवर्ष में। तो इसका सही आंसर है भारतवर्ष में। नेक्स्ट है, सभ्यता का प्रथम उन्मेष। पंक्ति में उन्मेष शब्द का सटीक अर्थ क्या है? ऑप्शन है अंध या विनाश, विकास या पहला पथ, पहला उदय, ठहराव या अंधकार। तो इसका सही आंसर है विकास या पहला उदय। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद ने मुख्य रूप से भारतवर्ष की किस विशेषता का गौरवगान किया है? ऑप्शन है भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के आधुनिक उद्योगों का, भारत की प्राचीनता, ज्ञान और सभ्यता के आदि स्रोत होने का, भारत की भौगोलिक सीमाओं का। तो इसका सही आंसर है भारत की प्राचीनता, ज्ञान और सभ्यता के आदि स्रोत का। नेक्स्ट पंक्ति है, जहाँ था आदि ज्योति का वास, विश्व का बना जो विश्वास, जहाँ से फैला धर्म प्रकाश, अमर वह भारतवर्ष विशेष। इन पंक्तियों में भारत के आध्यात्मिक और धार्मिक नेतृत्व को रेखांकित किया गया है। कवि के अनुसार भारत वह पवित्र भूमि है जहाँ ईश्वर को आत्मज्ञान की मूल ज्योति का निवास रहा है। अपने सत्य और सनातन सिद्धांतों के कारण यह देश पूरे देश के लिए अटूट विश्वास और प्रेरणा का केंद्र बना है। इसी धरती से पूरी दुनिया में मानवता, सदाचार और धर्म का प्रकाश फैला। अपने इन्हीं अमर सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण हमारा भारतवर्ष हमेशा हमेशा के लिए अमर है। इसी पंक्ति के आधार पर कुछ प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार का है, कवि के अनुसार आदि ज्योति का निवास स्थान कहाँ रहा है? ऑप्शन है संपूर्ण ब्रह्मांड में, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर, घने जंगलों में, आकाश के तारों में। तो इसका सही आंसर है भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि ज्योति शब्द से कवि का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है सूर्य की पहली किरण, आदिम काल की आँख, ईश्वर और आत्मज्ञान की मूल ज्योति, दीपक का प्रकाश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर और आत्मज्ञान की मूल ज्योति। नेक्स्ट, भारतवर्ष पूरे विश्व के लिए अटूट विश्वास और प्रेरणा का केंद्र क्यों बना? ऑप्शन है अपने विशाल सैन्य शक्ति के कारण, अपने सत्य और सनातन सिद्धांतों के कारण, अपने धन दौलत के कारण, अपने ऊंचे पर्वतों के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, अपने सत्य और सनातन सिद्धांतों के कारण।
नेक्स्ट, पूरी दुनिया में मानवता, सदाचार और धर्म का प्रकाश कहाँ से फैला? ऑप्शन है भारत भूमि से, यूरोप से, एशिया के अन्य देशों से, किसी अज्ञात स्थान से। तो इसका सही आंसर है भारत भूमि से। नेक्स्ट है, कवि ने भारतवर्ष को अमर क्यों कहा है? ऑप्शन है क्योंकि यहाँ के लोग कभी नहीं मरते, इसकी भौगोलिक सीमाओं के कारण, अपनी अनूठी और अमर सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण, यहाँ बहने वाली नदियों के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, अपनी अनूठी और अमर सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण। नेक्स्ट पंक्ति था, जहाँ की पावन गंगा धार बहाती अविरल रस की धार, जहाँ ऋषि करते थे तप दान, जहाँ गूंजे वेदों के गान। इस पद में भारत की प्राकृतिक पवित्रता, ऋषि परंपरा और ज्ञान वैभव का वर्णन किया गया है। प्रसाद जी कहते हैं कि यह वह देश है जहाँ पतित पावनी गंगा की पवित्र धारा बिना रुके निरंतर बहती रहती है, जो केवल पानी नहीं बल्कि संस्कृति और अध्यात्म का रस बरसाती है। यह ऋषियों और मुनियों की तपभूमि है, जहाँ उन्होंने निस्वार्थ भाव से तपस्या और ज्ञान का दान किया। इसी पावन धरती पर सबसे पहले वेदों की ऋचाएँ रची गई और ज्ञान के आदि गान गूंजे। तो पंक्ति के आधार पर कुछ प्रश्न है। कवि के अनुसार गंगा की पवित्र धारा भारत में किस प्रकार बहती है? रुक रुक कर, अविरल, केवल वर्षा ऋतु में, या बहुत धीमी गति से? तो इसका सही आंसर है अविरल, यानी निरंतर ही बहती रहती है। नेक्स्ट है, व्याख्या के अनुसार गंगा की धारा पानी के साथ साथ और किसका रस बरसाती है? ऑप्शन है धन और संपत्ति का, केवल पहाड़ों का जल, संस्कृति और अध्यात्म का या आधुनिक विचारों का? तो इसका सही आंसर है संस्कृति और अध्यात्म का। नेक्स्ट, ऋषियों और मुनियों ने भारत भूमि पर निस्वार्थ भाव से क्या किया? ऑप्शन है व्यापार और उद्योग, तपस्या और ज्ञान का दान, महलों का निर्माण या केवल विश्राम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, तपस्या और ज्ञान का दान। नेक्स्ट है, ज्ञान के आदिगान के रूप में इस पावन धरती पर सबसे पहले क्या गूंजी? ऑप्शन है आधुनिक लोकगीत, वेदों के गान, विदेशी भाषा के गीत या दरबारी संगीत? तो सही आंसर है वेदों के गान। प्रस्तुत पद में मुख्य रूप से भारत की किन 3 विशेषताओं का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है सैन्य बल, राजनीति और व्यापार। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षा, तकनीक और विज्ञान। नेक्स्ट है प्राकृतिक पवित्रता, ऋषि परंपरा और ज्ञान वैभव, या विदेशी आक्रमण, युद्ध और विजय? तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक पवित्रता, ऋषि परंपरा और ज्ञान वैभव। मुकुट जिसका पावन हिमवन, सिंधु करता जिसका पत्राण, सभ्यता का प्रथम उन्मेष, अमर वह भारतवर्ष विशेष। तो अंतिम पंक्तियों में भारत की भौगोलिक स्थिति को एक दैवीय स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि भारत माता के भव्य रूप का चित्रण करते हुए कहते हैं कि विशाल और पवित्र हिमालय यानी हिमवन, जिसके सिर पर मुकुट की तरह सुशोभित है, और विशाल समुद्र यानी सिंधु, जिसके चरणों को पखारकर उसकी रक्षा यानी पदत्राण करता है, जो आदिकाल से पूरी दुनिया का मार्गदर्शक और उसकी आत्मा यानी जगत का प्राण रहा है, वह अनुपम और गौरवशाली भारतवर्ष सर्वदा अमर है। तो इसके अनुसार कुछ प्रश्न है। कवि के अनुसार भारत माता के सिर पर मुकुट की तरह कौन सुशोभित है? ऑप्शन है विशाल आकाश, पावन हिमवन, वेदों का ज्ञान, सुंदर बादल। तो इसका सही आंसर है पावन हिमवन यानी हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत माता के चरणों को पखारकर उनकी रक्षा कौन करता है? ऑप्शन है सिंधु, गंगा नदी, यहाँ के राजा, हिमालय पर्वत। तो इसका सही आंसर है सिंधु यानी विशाल समुद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, पदत्राण शब्द का व्याख्या के अनुसार क्या अर्थ है? पैरों में पहनने वाले जूते, चरणों को धोकर रक्षा करना, रास्ते का मार्गदर्शक, या पैरों में बंधन? तो इसका सही आंसर है चरणों को धोकर रक्षा करना। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में भारत की भौगोलिक स्थिति को किस स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है?
ऑप्शन 1 राजनीतिक स्वरूप में, एक साधारण भौगोलिक नक्शे के रूप में, एक भव्य दिव्य स्वरूप में, एक युद्ध क्षेत्र के रूप में। तो इसका सही आंसर है एक भव्य दिव्य स्वरूप में। नेक्स्ट, कवि ने भारतवर्ष को जगत का प्राण क्यों कहा है? ऑप्शन है क्योंकि यह आदिकाल से पूरी दुनिया का मार्गदर्शक और उसकी आत्मा रहा है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ केवल समुद्र और पर्वत है, क्योंकि यह एक शक्तिशाली सैनिक देश है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क, क्योंकि यह आदिकाल से पूरी दुनिया का मार्गदर्शक और उसकी आत्मा रहा है। तो आज की वीडियो यहाँ से हम ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर देना। धन्यवाद।